वक्त तो चला है देवभूमि की खबरों का। तो मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कई विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी बैठक में शामिल रहे। तो मुख्यमंत्री विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आमजन को सुविधा विभागों को राहत देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान इस बैठक का हिस्सा रहे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका प्रोग्रेस देखा गया है। साथ ही निर्देश भी दिए गए कि जो वित्तीय वर्ष कुछ महीनों में खत्म होने वाला है उससे पहले ही विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए और विभाग इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बना करके काम करे जिससे कि बाकी विभागों को भी परेशानी ना हो और आम जन को सहूलियत मिले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार से किसी भी काम के लिए एनओसी की जरूरत है तो उसको भी समय से अवगत कराया जाए जिससे कि विकास कार्यों में और तेजी आए। देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जनस्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ कि वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम कार्यों के बारे में जानकारी भी ली क्योंकि समीक्षा बैठक हुई थी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक का हिस्सा रहे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से ये स्पष्ट किया गया और कहा गया कि अगर केंद्र सरकार से किसी भी काम के लिए एनओसी की जरूरत है तो उसको भी समय से अवगत कराया जाए जिससे विकास कार्यों में और तेजी आ सके। दरअसल ये जानकारी आपको दे दें कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर के उत्तराखंड में इस वक्त काम चल रहा है और इसी के तहत में ये बैठक भी हुई और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके संवाददाता। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री की ओर से ये जो बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में किन प्रोजेक्ट्स को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, इस बारे में जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी ने आज विकास कार्यों की जो समीक्षा बैठक करी है जिसमें तमाम अलग अलग विभागों के सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो डिस्कशन था इन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन था कि जब भी कोई विकास कार्य होता है ताकि कोई आपस में जो विभागीय क्लैश ना हो, जैसे अगर कोई नगर निगम का कोई काम चल रहा है तो एमडीडीए का साथ में से काम चलता है, उनके साफ निर्देश थे कि सभी जो है कोऑर्डिनेशन के साथ चले और उन्होंने इस चीज का भी जो है किया निरीक्षण की किसने काम अभी कितने पेंडिंग है और काफी समय से जो काम चल रहे थे अभी उनमें कितना काम रहना है और उन्होंने साफ तौर से निर्देश दिए कि जो काम रुके हुए थे वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि आम लोगों को भी समस्या ना हो। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए अगर कोई सड़क पे कोई काम चल रहा है किसी विभाग के द्वारा, आम जन को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करने पड़े। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में जितनी भी विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है, ठीक है, कार्य हो रहे हैं, उनको तेजी से गति मिले। जी साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी कार्य के लिए एनओसी की जरूरत होती है तो फिर एनओसी के साथ साथ में आप हमें पहले इन्फॉर्म कीजिए ताकि इसे प्रोसेस करने में, केंद्र तक पहुंचाने में भी हमें वो समय सीमा का ध्यान हम रख सके और ताकि किसी भी तरीके के प्रोग्रेस में कहीं कोई बाधा ना आने पाए। जी बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी ने ये जो बात करी है वो इसलिए करी कि जब कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है तो वहां से केंद्रीय सरकार से जो है बजट पास कराना होता है जिसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा विभाग या कोई भी ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट अगर ऐसा होगा कि जहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना है तो वो पहले ही सरकार को सूचना दे दे कि ताकि केंद्रीय सरकार से एनओसी लेने में जो है हमें समय मिल सके और जो बजट है वो पास हो जाए ताकि किसी भी उत्तराखंड के विकास कार्यों में जो है रोक ना आने पाए। जी
ठीक है, साथ ही हरिवंश, इस बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली भी आए हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी मुलाकात भी हुई थी कई नेताओं के साथ में। इस मामले को लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र में इस बात को लेकर भी कोई प्रस्ताव और रखा गया, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वापस उत्तराखंड लौटे थे तो उसके बाद भी उनके एक दो स्टेटमेंट्स हमने सुने और ये कहा गया कि केंद्र की ओर से लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, यानी तेज गति के साथ में सारे कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। लगभग कितना समय लग सकता है इन सभी प्रोजेक्ट्स को समाप्त करने में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चुनाव बहुत नजदीक है, तो केंद्रीय सरकार भी इस चीज पे फोकस करे कि उत्तराखंड में जिस तरह से अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो केंद्रीय सरकार का पूरी तरह से फोकस है। और उन्होंने भी कहा है कि राज्य सरकार को जो कोई भी हेल्प चाहिए होगी केंद्र सरकार से, वो पूरी तरह से दी जाएगी। और 2027 तक जो है ये पूरी, क्योंकि लगातार पुष्कर सिंह धामी ने आज ये भी बोला है कि लगातार ऐसी बैठकें जो है होती रहेंगी, इसका निरीक्षण लगातार होता रहेगा कि ऐसे जो विकास कार्य के काम है कितने हो रहे हैं कितने नहीं। और जितने भी सारे विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम की बात कर ली जाए, एमडीडीए की बात कर ली जाए, या स्मार्ट सिटी के अंदर जो आने वाले काम कर ली जाए, सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है। और सारे अधिकारी बैठक के बाद से ही एक्टिवेट नजर आए और सभी अधिकारी अपने कामों में आज से ही लग गए हैं, क्योंकि 2027 तक जितने भी विकास कार्य के काम हैं वो होने हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए, लगातार कई ऐसे अब तक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर उत्तराखंड में काम किया जा रहा है और तेजी के साथ में इस पर प्रोग्रेस के तहत में लगातार समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं और ये भी जांच की जा रही है कि अब तक किन प्रोजेक्ट्स पर कितना काम हो चुका है और केंद्र तक भी तमाम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां दी जा रही हैं। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के इसमें जो गुत्थी उलझी हुई है कि क्या ये वाकई मर्डर था या नहीं, और इसको लेकर के अब अंकिता के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट भी की। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर के सीएम धामी का बयान सामने आया। कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर जारी रहेगी, सीएम धामी ने यह आश्वासन दिया है। पूरे मामले की एसआईटी लगातार जांच कर रही है। मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंकिता भंडारी के पिता और माता ने भेंट की। इस दौरान पीड़ित परिवार ने मामले से जुड़ी अपनी भावनाएं और मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बात को सुना और भरोसा भी दिलाया कि राज्य सरकार मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं ऑडियो और वीडियो विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनीतिक दलों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पहले ऑडियो आने के बाद पूरे राज्य में अस्थिरता फैलाने, लोगों को भड़काने, आगजनी और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसे उत्तराखंड की जनता भली भांति देख रही है। साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत एसआईटी जांच कर रही है और सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 दिनों में प्रदेश का समय और योजनाएं प्रभावित हुई हैं। ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहुत ही संवेदनशील मामला है, हमारी बेटी बहन से जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने पहले ही कहा माता पिता, क्योंकि उनको अत्यधिक कष्ट हुआ, उनकी बेटी गई और सारा कष्ट उनके सामने उत्पन्न हुआ। तो मेरा यही मत था कि शुरू से कि मैं उनके माता पिता जिस जांच के लिए भी कहेंगे, जिस प्रकार से भी कहेंगे, उन्होंने कल मुझे अपनी बातें बताई और हम उन बातों पर विचार कर जल्दी। ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना, जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलती रहेगी, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट का भी निर्णय आया है, यहाँ भी एसआईटी जांच कर रही है और हम अन्य भी जो कानूनी जरूरी चीज़ें हैं उस पर हम
पूरी तरह से विमर्श कर रहे हैं और विमर्श करने के बाद इस पर हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है, राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अवरोध पैदा करने का काम हुआ है, तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार। वहीं बेरीनाग के बड़ेत बाफिला मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग को लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य नीरज शाह ने रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं क्षेत्र पंचायत नीरज शाह ने बताया है कि लंबे समय से PMGSY के बनाई गई ये मोटर मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल चल रही है। पहले बारिश के दौरान पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आए दिन मार्ग में दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों के मकान के भीतर खतरे की जद में भी इस वक्त कई मकान आ रहे हैं। वहीं कई बार इस मार्ग के सुधारीकरण करने की भी मांग को लेकर के विभागीय अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद से क्षेत्र पंचायत सदस्य ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मार्ग का सुधारीकरण को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हम यहाँ पर कल दिनांक 7 जनवरी 2026 से प्रातः 11 बजे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हमारा आज धरने का दूसरा दिन है। कल रात भी हम यहीं पे थे और आज भी हम यहीं पर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहीं पर रहेंगे। हमारी मांग है, जो बड़ेत बाफिला मोटर मार्ग है उसमें जो आपदा ग्रसित क्षेत्र है, रोड की जो मोटर मार्ग है उसके कई हिस्सों में सड़क टूट चुके हैं आपदा की वजह से, लेकिन जिला प्रशासन अभी तक 2024 से वहाँ पे आपदा की वजह से कई हिस्से सड़क के टूट गए, लेकिन 2026 लग चुका है, जिला प्रशासन अभी तक कोई भी आपदा मद आवंटित नहीं कर रहा है हमारे क्षेत्र के लिए। उस संदर्भ में आज हम कल दिनांक 7 जनवरी से हम धरने पर बैठे हैं। तो वहीं कालाडूंगी में नगर पालिका अध्यक्ष ने समस्याओं को लेकर के SDM से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कालाडूंगी क्षेत्र में कूड़ा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके समाधान के लिए टचिंग ग्राउंड की जरूरत है, लेकिन ठीक भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने SDM से कूड़ा निस्तारण के लिए ठीक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही नगर क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी और निस्तारण की समस्या को देखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा नगर में लगातार बढ़ रही पार्किंग समस्या को भी प्रमुखता के साथ में उठाया गया। अध्यक्ष ने कहा कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है और जिससे कि आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए स्थायी पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई है। जिन शॉप को लेटर दिया, जो पहले भी दे चुके हैं हम। एक तो वाइन शॉप पे दिया है, जो हमारे मुख्य बाजार पे वाइन शॉप की दुकान लगी है, इससे काफी ट्रैफिक हो जाता है वहां पर और महिलाओं और बच्चियों को काफी असुरक्षा महसूस होती है, सामाजिक गतिविधियों में प्रभाव पड़ता है। तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया कि यहाँ पर ये मुख्य बाजार से हटाकर इसको कहीं दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाए, जो यहाँ बाजार व्यापार के लिए होना चाहिए, ना कि नशे के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर कालाडूंगी की विभिन्न समस्याओं के दृष्टिगत कुछ ज्ञापन दिए गए हैं, जिनमें से एक ज्ञापन तो यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में दिया गया है। दूसरा यहाँ पर CSC में चिकित्सक के संबंध में दिया गया है एवं तीसरा ज्ञापन यहाँ पर बस अड्डे हेतु भूमि के चिन्हीकरण और जो लिकर शॉप है उसकी वजह से जो ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट होता है उसके संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं। तो उन ज्ञापनों को यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। भूमि की उपलब्धता का जहाँ तक संबंध है उसमें अभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र जो है भूमि का चिन्हीकरण करें। तो उत्तराखंड में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को लेकर के एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां अवैध रूप से रह रहे लोगों को फर्जी तरीके से वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने में कुछ कॉमन सर्विस सेंटरों की भूमिका सामने आ रही है। पछवादून और जौनसार बावर क्षेत्र में ऐसे कई मामले पहले भी उजागर हो चुके हैं। ताजा मामला विकासनगर तहसील के शंकरपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां एक CSC सेंटर से
जारी जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड विभागीय वेबसाइट पर दर्ज नहीं पाया गया। शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंच करके सीएससी सेंटर को सील कर दिया और वहां मौजूद कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। शंकरपुर स्थित एक जन सेवा केंद्र जो कि मुजाहिद नाम का व्यक्ति चलाता है, जो कि शंकरपुर का ही रहने वाला है, उसके द्वारा अपने भतीजे सनी कुमार का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसके द्वारा वहाँ कार्रवाई की गई थी। तो उसके जब उस सीएससी सेंटर से उसे जो जन्म प्रमाण पत्र बना कर दिया गया, तो उसने जांच जब पंचायत में जाकर करवाई गई तो पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये प्रमाण पत्र हमारे द्वारा निर्गत किया गया है। पचौदुन के शंकरपुर गांव में फर्जी दस्तावेज जारी करने के आरोपों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई कर दी है। जांच में जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड विभागीय वेबसाइट पर दर्ज नहीं पाया गया, जिसके बाद संबंधित कॉमन सर्विस सेंटर को सील कर दिया गया। प्रशासन ने मौके से जरूरी दस्तावेज और उपकरण कब्जे में लिए हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। विकास नगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश में फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि आग किन कारणों से लगी है। वहीं आग के चलते सर्विस सेंटर में रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो गया है। राहत की बात यह रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। खटीमा में वन जीव संघर्ष से जुड़े हुए ये बगुलिया गांव में आए दिन तेंदुए का आतंक बना रहता है और जिससे कि ग्रामीणों को जान का खतरा बना हुआ है। जहां एक घर में बंधी गाय पर तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया और उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा। तभी घर में मौजूद महिला ने शोर मचाया और ग्रामीणों की भीड़ को देख तेंदुआ गाय को मार करके भाग गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए पर निगरानी रखने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की है। हमको जो है सूचना मिली थी कि ग्राम बगुलिया में टाइगर के द्वारा जो है जो क्षेत्र जो जंगल से लगा हुआ ग्राम बगुलिया, वहाँ पे जो है एक जानवर, उनका पालतू जानवर को जो है उधर शेर ने मार दिया है। तुरंत जो है मेरे द्वारा जो है टीम गठित कर जो है मौके पे भेजा गया। तो मौके पे एक जो है पालतू जो पशु जो है मरा हुआ पाया गया। तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है हमारे द्वारा जो है उस क्षेत्र की को सारा जो है घेराबंदी कर करके उनके पक्षों को देखा गया। पक्षों के अनुसार ही जो है और जो क्षेत्र है जो है टाइगर से, तो टाइगर का वहाँ पे वास स्थल है टाइगर का जो है। तो सभी ग्रामवासियों को जो है हमारे द्वारा जो है हमारे स्टाफ के द्वारा जागरूक किया गया कि आप लोग जंगल में जो है बिना उसके न जाएं। नाम सुनीता हल्दारा, छोटे बुकले का रहने वाला हूँ। गैया मेरा अंदर बंधा हुआ था। जब शेर उसको पकड़ा तब हमें पता नहीं चला। जब बोलने लगा तब पता चला। तब जब खींच के बाहर लेके आया, उसके बाद 2 बार हंगामा किया, बोलने लगा शेर। उसके बाद जाके हमने कहा सबको फ़ोन करो। फ़ोन करके आवाज़ लगा के सब इकट्ठा हुआ। तब जाके देख रहे हो यहाँ तक खींच के लेके आए। गाभिन था, 3-4 महीने का गाभिन था। हरिद्वार के प्रेस क्लब में एक महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आश्रम पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगाया, जहां पर महिला का ये कहना है कि उनके आश्रम पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से उन्हें परेशान किया जा रहा है। पीड़िता ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके बाद से पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगी। वहीं जिस IAS अधिकारी पर महिला ने आरोप लगाया है, उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। ये हमारे आश्रम को बेचने की साजिश थी और इसमें मेरे ऊपर हमला हुआ 20 नवंबर को। उससे पहले से ही प्रकरण चल रहा है, लेकिन 20 नवंबर को 15-20 लोग आए थे। उन्होंने मेरे से दुष्कर्म की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की थी। परमात्मा की कृपा से मैं बच गई, नहीं तो वो कामयाब हो जाते।
तो इसमें पुलिस वालों की संलिप्तता थी, वो सामने दिखाई दे रहा था, ना उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया। मैंने सभी जगह गुहार लगाई है, लेकिन मुझे मानसिक प्रताड़ना के अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। तो चंपावत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया और जहां कार्यक्रम पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ। वहीं शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कुल 97 से ज्यादा शिकायत पत्र सीधे जिलाधिकारी को सौंपे, जिन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए गए। क्या कहते हैं, ये हम आप अपना आधार अपडेट करवाने आए हैं और यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, दवाई और क्या कहते हैं सब कुछ की सुविधाएं हैं। चौमेल क्षेत्र में आज जो मेरा 8-10 साल से काम नहीं हो रहा था, आज काम हो चुका है। धन्यवाद। ग्राम सभा लीलो चौमेल में जो आज जन जन सभाएं लगी हैं या जो यहाँ पर कर्मचारी आए हैं, खाद्य आपूर्ति से लेकर वन विभाग से लेकर जो यहाँ पर आए हैं कर्मचारी, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमारे उन लोगों को तक ये सुविधा मिल रही है और प्राप्त हो रही है। ये जो द्वार लगा है जनता द्वार, इसमें हमें दवाई, जनता दरबार में हमें दवाई मिली, इससे बहुत फायदा हो रहा है। रुद्रपुर में अग्निशमन विभाग को रेस्क्यू कार्य और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन अवेलेबल कराई गई है, यानी कि अब इन मशीन के मिलने के बाद से फायर कर्मियों ने उनका अभ्यास भी किया है। दरअसल जैसे ही फायर कर्मियों को नई तकनीकों से जोड़ा जाता है तो पहले उसका रिहर्सल भी किया जाता है, उसे ट्रायल मोड पर ट्राई भी किया जाता है और उनका ये अभ्यास करने के समय का एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि अग्निशमन विभाग ने फायर कर्मियों को जंपिंग कुशन और फायरमैन सेल्फ रेस्क्यू डिवाइस जैसे कि अत्याधुनिक रेस्क्यू मशीनें उपलब्ध कराई हैं। बता दें कि इन मशीनों के जरिए ऊंची इमारतों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिलेगी। मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और डिवीजन अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की ट्रेनिंग से आपातकालीन स्थितियों में तुरंत और सुरक्षित रेस्क्यू सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुख्यालय से जो हमें सेल्फ डिवाइस मिले हुए हैं और ये जंपिंग कुशन मिला हुआ है, तो मुख्यालय के आदेश अनुसार आज यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जा रही है। जनपद के सभी स्टेशनों से कर्मचारी आए हुए हैं और सबको क्रमवार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कभी भी कोई आपदा स्थिति में ये बखूबी काम कर सकें। क्या टूल्स इनको नए उपकरण जो है वो मिले? हाँ, एक तो जंपिंग कुशन मिला हुआ है जो हाई राइज बिल्डिंग से कूदने के लिए, जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा, कई बिल्डिंग में आग लगी तो लोग गिर के मर गए थे, कोई वहाँ पर नहीं था, तो इसलिए एक सेल वो आया है। तो वहीं रुड़की में ऑपरेशन स्माइल के तहत में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई कर गुमशुदा लड़की को सकुशल बरामद कर लिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि एसपी जीआरपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और एसपी के निर्देश मिलते ही जीआरपी लक्सर और एसओजी ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सीसीटीवी से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुमशुदा लड़की को पंजाब के लुधियाना के डंडारी कला क्षेत्र से सुरक्षित बरामद कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस का आभार जताया और जीआरपी पुलिस की प्रशंसा की। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।